Hello student, welcome to my class, and today I will continue the topic. This is my lecture number 4, that is magnetic effect of electric current, and we were discussing about the trajectory of charged particle, and in the continuity of that topic I am going to discuss about one more type of motion of charged particle in electromagnetic field, and that kind of motion is spiral motion. Okay, so the topic is cyclotron. Very important topic, very applicable appliance cyclotron, and very useful, very much beneficial for you. Okay, here in the trajectory of charged particle we have discussed in my lecture number 3 about the linear motion, the circular motion, the helical motion. Okay, we have discussed the three kind of motion: linear motion of charged particle, circular motion, and helical motion. Okay, so now we will discuss about spiral motion. And that spiral motion may exhibit in the case of cyclotron. And now, what is cyclotron? You know about cyclone. Cyclone is just like the structure, a body structure that is made by the air particle, dust particle and air particle. जब बहुत स्पीड में एयर फ्लो करती है इन द राउंड फॉर्म, इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर जब होता है तो वहाँ पर हम उसे कहते हैं साइक्लोन, कि डस्ट और एयर से मिलकर के साइक्लोन आ गया, बहुत तेज हवा जो कि राउंड में होती है। तो वो जो साइक्लोन होता है, उसी साइक्लोन के जो आपका स्ट्रक्चर है, जो उसका साइक्लोन नेम है, उसी साइक्लोन नेम से यहाँ पर साइक्लोट्रॉन डिवाइस का नेम पड़ा है। अब ये जो साइक्लोट्रॉन डिवाइस है, ये करती क्या है? ये एक ऐसी डिवाइस है, अगर मैं इसे आपको सिंपल फॉर्म में समझाऊँ तो ये एक, सपोज दिस इज साइक्लोट्रॉन, ठीक है। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर अगर चार्ज पार्टिकल को डाल दिया जाए, किसी भी चार्ज पार्टिकल को, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे आयन भी हो सकता है, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर डाल दिया जाए तो ये चार्ज पार्टिकल स्पाइरल मोशन करते हुए बाहर निकल जाता है। और जब ये स्पाइरल मोशन, इस मोशन को कहते हैं स्पाइरल मोशन, जब ये स्पाइरल मोशन करता है, ऐसे राउंड करते हुए बाहर निकलता है, तो उस केस में क्या होता है कि इस जो ये चार्ज पार्टिकल है, इसकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है, इसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि ये किसी भी बॉडी के अंदर इंसर्ट हो सकता है। ठीक है, मैं पहले आपको इसकी एप्लीकेशन बता दे रही हूँ, क्यों ये इम्पोर्टेंट है। इसकी एप्लीकेशन में क्या है साइक्लोट्रॉन की, ये रेडियो एक्टिविटी में यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना में क्या करना होता है कि जब हम किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में बम्बार्डिंग करते हैं अल्फा, बीटा या गामा पार्टिकल्स की, तो उस बम्बार्डमेंट के बाद वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्टिवेट हो जाता है, जिसके थ्रू हम एक्टिविटी निकालते हैं, उसका डिसइंटीग्रेशन रेट निकालते हैं। तो उस रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना में जो पार्टिकल अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल इंसर्ट किया जाता है या जो एक्सर्ट होता है, बाहर निकलता है, उन सारे में यहाँ पर साइक्लोट्रॉन फिनोमेना एग्जिबिट कर रहा होता है। मीन्स क्या है, साइक्लोट्रॉन डिवाइस का यूज़ हो रहा होता है। अगर हमें एक रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, उसको रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बनाना है, तभी हमें चार्ज पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो चार्ज पार्टिकल किसी भी एटम के अंदर सिंपली नहीं चला जाता है। आप इस तरीके से समझो इसे कि अगर एक वुड है और वुड के अंदर आपको कोई निडल ड्रिल करनी है या वॉल के अंदर निडल ड्रिल करनी है, तो आप सिंपली उस निडल को वॉल पर ऐसे लगा करके उसको ड्रिल नहीं कर सकते हो। उसकी ड्रिलिंग के लिए आपको उस निडल के ऊपर प्रेशर लगाना होगा, ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करना होगा, जिसके बेसिस पर वो निडल वॉल के अंदर इंसर्ट होगी। तो वो जो प्रेशर लग रहा है, वो जो फोर्स लग रहा है, वो हम उसकी जो एनर्जी बढ़ा रहे हैं उस निडल की। सेम इज़ द केस फॉर दिस पार्टिकल। यहाँ पर जो आयनिक पार्टिकल्स होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनकी स्पीड को हम बढ़ा करके ही किसी एटम या न्यूक्लियाई के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं।
न्यूक्लियाई को आप बॉल के तरीके से समझ लो और उस चार्ज पार्टिकल को आप निडल के तरीके से समझ लो। तो चार्ज पार्टिकल उस न्यूक्लियाई के अंदर डायरेक्टली नहीं इंसर्ट हो सकता। वो कैसे जाएगा? जब हम उसकी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ा देंगे, उसको इस तरीके का स्पाइरल मोशन देते हैं कि वो इंसर्ट हो जाता है उस न्यूक्लियाई के अंदर। और जब वो इंसर्ट हो जाता है तो न्यूक्लियाई का अपना स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। वो स्ट्रक्चर चेंज होकर के एक नया न्यूक्लियाई बना देता है जिसे हम डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो ये फिनोमिना में साइक्लोट्रॉन डिवाइस का यूज़ रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना में होता है, फर्स्ट केस। सेकेंड, इसको हम पेट पे यूज़ करते हैं। मेडिकल फील्ड का एक टर्म है पेट, जिसका मीनिंग होता है पॉजिट्रॉन एमिशन। इसको नोट कर लो आप लोग, टोमोग्राफी। ये जो पेट होता है, पेट स्कैन इसका फुल नेम है, ये मेडिकल टर्म है। पेट स्कैन होता क्या है? जब भी कोई कैंसरस पेशेंट है, उस कैंसरस पेशेंट के अंदर जो कैंसरस सेल्स होते हैं, उस कैंसरस सेल्स के स्ट्रक्चर को, उसकी डायमेंशन को आइडेंटिफाई करने के लिए पेट स्कैन किया जाता है। और पेट स्कैन का फुल फॉर्म है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। तो पॉजिट्रॉन एक पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहलाता है। इलेक्ट्रॉन इज -1 E0 and positron is +1 E0. तो दिस वन इज पॉजिट्रॉन, ठीक है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो पॉजिट्रॉन होता है, इसको क्या करना होता है कि बॉडी के अंदर इंसर्ट करना होता है, ताकि उस बॉडी के अंदर जो कैंसरस सेल्स हैं उसकी डायमेंशंस को हम आइडेंटिफाई कर पाए बाय द रिफ्लेक्शन फिनोमिना। तो वो जो रिफ्लेक्शन फिनोमिना होगा, वो रिफ्लेक्शन फिनोमिना तभी हो पाएगा जब ये पॉजिट्रॉन इंसर्ट होगा, इंजेक्ट होगा बॉडी के अंदर, कैंसरस सेल्स के अंदर। तो ये जो फिनोमिना है, इसमें क्या करते हैं कि पॉजिट्रॉन की स्पीड बहुत बढ़ानी होती है, तो हमें एक साइक्लोट्रॉन का यूज़ करना पड़ता है। उसमें हम पॉजिट्रॉन को स्पायरल मोशन देते हुए, बहुत स्पीड दे देते हैं, स्पायरल मोशन देते हुए ये जो आपका पार्टिकल है, चार्ज आयन है, वो बाहर निकल जाता है। सो दैट इज़ द केस, मीन्स पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, इसे टोमोग्राफी कहते हैं। जैसे आपकी ग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है, सो दिस इज टोमोग्राफी। इस फिनोमिना में, इस स्कैन में यहाँ पर साइक्लोट्रॉन डिवाइस का यूज़ हो रहा होता है। दैट इज़ अ वेरी बिग मशीन, एक रूम के बराबर की, एक लार्ज रूम के बराबर की मशीन होती है वो, और उसमें इसका यूज़ हो रहा होता है। तो मैंने आपको ये दो जो एप्लीकेशन बताई, दीज आर वेरी एप्लीकेबल, दीज आर द वेरी यूजफुल डिवाइस which are used in very high-tech phenomena, you can say. So that is the importance of cyclotron. आपको समझ में आ रहा होगा कि साइक्लोट्रॉन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। एक्चुअल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, हम उसका केवल एरे डायग्राम बनाते हैं। ओके, सो दिस वन इज द एप्लीकेशन एंड आई होप दीज एप्लीकेशंस आर क्लियर टू यू। अब हम साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या होता है। फर्स्ट थिंग इज द प्रिंसिपल, सेकेंड इज कंस्ट्रक्शन एंड थर्ड इज वर्किंग। ऐसे ही करते हो, कोई भी डिवाइस अगर आपको मिलती है तो आप उसमें ये 3 पॉइंट्स डिस्कस करते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, साइक्लोट्रॉन। ओके, प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो जो साइक्लोट्रॉन है वो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। मीन्स कि वेलोसिटी चाहे जितनी भी बढ़ जाए, चाहे जितना पार्टिकल स्पीड अप हो जाए। अभी मैंने आपको दिखाया ना साइक्लोट्रॉन स्ट्रक्चर, जो ये स्पाइरल स्ट्रक्चर था, दिस वन, इसको तो आप याद ही कर लो, ये स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है। दिस इज कॉल्ड स्पाइरल फॉर्म या स्पाइरल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको स्पाइरल स्ट्रक्चर कहते हैं। किसी भी चार्ज पार्टिकल को स्पाइरल स्ट्रक्चर, यानी कि उसमें स्पाइरल फॉर्म में मोशन कराने में उस चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी एज सच मेंटेन रहती है। तो इस साइक्लोट्रॉन डिवाइस का प्रिंसिपल किस बात पे डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन velocity
और काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसको अदर फॉर्म में समझ लो तो हम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे, हमें काइनेटिक एनर्जी इसमें इंक्रीज करानी है, पर हम उसकी फ्रीक्वेंसी को एज सच मेंटेन रखेंगे, सेटअप रखेंगे कि वो फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया, दिस वन इज द प्रिंसिपल, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। यहाँ जो ये प्रिंसिपल बताया है मैंने, ये प्रिंसिपल आपके प्रीवियस टॉपिक से लिंक है, जहाँ पर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा था। स्पाइरल मोशन में भी देखो तो ये सर्कुलर पाथ है, बट ये इंक्रीजिंग सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो जो सर्कुलर मोशन में आपने टाइम पीरियड पढ़ा था t, इट इज 2πm डिवाइडेड बाई QB, ये आया था। r इज इक्वल टू जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ वो कितनी थी, mv/QB। बेटा आप लोग जितने भी प्रीवियस टॉपिक पढ़ते हो ना, वो ये ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक उसी टॉपिक की लिमिट तक फिनिश हो गए, वो टॉपिक आगे यूज़ होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए उन टॉपिक्स को इस तरीके से पढ़ो कि वो आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो फार्मूलाज हैं, ये जो डिपेंडेंस केस हैं, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, इसी टाइम पीरियड से ही हम फ्रीक्वेंसी टर्म निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। तो 1 टाइम पीरियड करने का मीन्स है यहाँ पर QB/2πm आ जाएगा। अब आप देख लो, यहाँ जो रेडियस है, रेडियस डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है तो ये फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड कर रही है। आप देखो तो सॉरी, इट इज़ नॉट द केस। रेडियस डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, एंड इफ रेडियस डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी दैट मीन्स रेडियस काइनेटिक एनर्जी पर भी डिपेंड कर रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी होगी ज़्यादा तो रेडियस ज़्यादा हो जाएगी। ये इसको हम वाइस वर्सा केस लेते हैं, ऑपोजिट केस, कि अगर रेडियस ज़्यादा हो रही है इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। स्पाइरल मोशन में जैसे जैसे ये रेडियस बढ़ती जा रही है सर्कुलर पाथ की, उसकी उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। सो दैट इज़ द केस। यहाँ पर रेडियस जो है दैट इज proportional to kinetic energy too, because kinetic energy is equal to what, half mv²। तो वेलोसिटी पे डिपेंडेंसी है, तो दैट मीन्स कि रेडियस की डिपेंडेंसी काइनेटिक एनर्जी पर भी है। ग्रेटर द रेडियस ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज द स्पाइरल मोशन। यहाँ पर देखो तो रेडियस इंक्रीज हो रही है। ओके, गॉट इट? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब इसको हटा दो, ये टर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। यहाँ प्रिंसिपल के हमें इन दोनों टर्म्स की रिक्वायरमेंट है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इंटर रिलेटेड होते हैं, रेसिप्रोकल है। आप देख लो इन दोनों टर्म्स में ही कहीं भी वेलोसिटी का टर्म नहीं आ रहा है। अगर वेलोसिटी का टर्म नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। वन थिंग, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड, दैट मीन्स व्हाट, कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी। यही था इसका प्रिंसिपल। फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी और चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और स्पीड बढ़ेगी, इंक्रीज हो रही होगी बिकॉज रेडियस बढ़ रही है इसमें, बट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहेगी। तो उस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखने के लिए हमें जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में अभी हम डिस्कस करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन इस तरीके का करना होता है, इसका सेटअप इस तरीके से बिल्डअप करना होता है, सो दैट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम एंड वी विल कैलकुलेट दैट फ्रीक्वेंसी। Okay, so I hope this principle is clear to you. You can write down the statement of this principle. It is very important part because question may arise from this principle only. Okay, now come to the cyclotron structure. जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो इसके प्रिंसिपल से कई बार ट्विस्टेड फॉर्म में बनते हैं, तो आपको अपने माइंड में सिर्फ ये प्रिंसिपल एक माइंड में फील अप करके रखना है कि फ्रीक्वेंसी स्पीड पर यानी वेलोसिटी पर और काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज वेलोसिटी इज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, ठीक है, डिपेंडिंग टर्म है वेलोसिटी। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी बट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। सो वी विल सेट अप दिस कंस्ट्रक्शन, दिस apparatus setup like such a case that the frequency remains the same. Okay, now start with the construction. अब इसकी कंस्ट्रक्शन होती कैसे है, डॉट लगा देते हैं। डॉट का मीन्स पता है, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मीनिंग मैंने आपको बताया था दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। ये इस तरीके से समझ लो कि यहाँ पर सारे के सारे एरो हेड बोर्ड के अंदर से बाहर की साइड निकल रहे हैं,
इस तरीके का है। आप सबसे पहले मैं जिस सीक्वेंस में कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ आप उसी सीक्वेंस में कंस्ट्रक्शन करोगे इसकी। सबसे पहले आपको बनानी होती है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज अ डॉट मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड टू द बोर्ड। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एरो रखे हुए हैं और वो एरो यहाँ पर बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। जस्ट लाइक द केस ऑफ महाभारत, आपने महाभारत में देखा था जो भीष्म पितामह थे उनके जो बॉडी में एरोज जो लगे हुए थे वो एक लीनियर स्ट्रक्चर में लगे हुए थे जिनके ऊपर उनकी बॉडी सेटअप थी। मैं रिलेट करती हूँ प्रीवियस टर्म से या फिजिकल जो आपके आसपास की चीज़ें हैं जो आपने देखी हैं या आप देख रहे हो, तो उनसे इसलिए रिलेट करती हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाए। एंड आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट हियर। सो दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। अब इस पे हम क्या करेंगे कि होलोमेट्रिक स्ट्रक्चर रखेंगे, दैट इज D। इसको ये देखो, ये रिवर्स D के शेप का, इसलिए इसका नेम रखा जाता है D, ठीक है। ये क्या होते क्या है, होलोमेट्रिक स्ट्रक्चर, ओके। सो ये होलोमेट्रिक स्ट्रक्चर है, मीन्स इसमें ये 3 डायमेंशनल स्पेस ऐसे बन रहा होगा इस तरीके का। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया। ये अंदर से हॉलो है, ये मेटल का है। तो यहाँ पर जो हॉलो कंडक्टर आपने पढ़ा था यूनिट 2 में, उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूटिलाइज होगी, ठीक है। यहाँ पर इसी के आप फ्रंट में एक और D स्ट्रक्चर रख देते हो विच इज द होलोमेट्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरीके के ये 2 D's होते हैं विच आर हॉलो इनसाइड, तो इनको D's बोला जाता है। इसीलिए इनको D's इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इनका जो शेप है वो मैंने जो लेते हैं, मैंने नहीं बल्कि सभी जो लेते हैं जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसमें D के शेप का रखा गया है। अब इन D's को हम क्या करते हैं कि these D's आर कनेक्टेड विद एन ऑक्सीलेटर। दिस इज एन ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी थोड़ी सी +1 में भी। ऑक्सीलेटर होते क्या है जो आपने SHM पढ़ा था। तो दिस इज ऑक्सीलेटर, और ऑक्सीलेटर वो होता है जो ऑसिलेट करता है जिसमें फेज चेंज हो रहा होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पर साइन वेव्स निकल रही होती हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको इनिशिएट दे देती हूँ। यहाँ पर साइन वेव्स निकल रही होती हैं, तो 1 टाइम में इसका फेज पॉजिटिव है, ये ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, 2nd टाइम में इसका फेज नेगेटिव हो जाता है, और ये जो ऑसिलेटर है अपना फेज पोलैरिटी चेंज कर देता है। यानी कि अगर 1 टाइम में ऑसिलेटर का एक पॉइंट, ये फर्स्ट पोर्ट है, ये सेकंड पोर्ट है, अगर फर्स्ट पोर्ट पॉजिटिव है, सेकंड पोर्ट नेगेटिव है, तो आफ्टर टाइम इंटरवल, हाफ टाइम इंटरवल, यहाँ पर देखो हाफ के बाद, ये टाइम इंटरवल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन और 1 वेव। तो एक वेव कंप्लीट होने में यहाँ तक का टाइम लगता है, दिस वन, ये टाइम पीरियड है। अगर इसकी हाफ वेव कंप्लीट हो रही है तो हाफ टाइम लगेगा, टी हाफ, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड है ये हाफ है, और हाफ टाइम पीरियड में ये ऑक्सीलेटर अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेगा, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी यहाँ पर बहुत यूटिलाइज होने वाली है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लो कि हाफ टाइम पीरियड में ऑक्सीलेटर अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगा। मीन्स क्या है कि अगर ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था पहले, तो अब ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा और ये ऑक्सीलेटर के दूसरा पोर्ट पॉजिटिव हो जाएगा, अपनी पोलैरिटी को रिवर्स कर लेगा, ठीक है। आई होप ऑसिलेटर का जो पॉइंट है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है यहाँ पर, वो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन में हर एक पॉइंट्स की कैपेबिलिटी क्या है, उसकी ओरिजिनलिटी क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर लेते हैं कि इसमें डी में जो सेकेंड डी होता है उसमें हम एक एग्जिट पोर्ट बना देते हैं। दिस इज एग्जिट पोर्ट। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ऑसिलेटर के जो टर्मिनल्स हैं उसको थोड़ा सा ऊपर से अटैच कर देती हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मेटल है। मेटल से के किसी भी पार्ट से आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो एल्यूमिनियम शील्डिंग से। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम शील्डिंग लगा करके इसको ऑसिलेटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये पूरा का पूरा मेटल है, ये जो डीज बने हुए हैं। अब यहाँ पर ये एक एग्जिट पोर्ट है। एग्जिट पोर्ट का मीन्स यहाँ पे बीच में एक ऐसा पाथ बना दिया गया है। दिस इज एग्जिट पोर्ट। एक ऐसा पाथ बना दिया गया है, यहाँ पर एक स्लिट जिसे हम कहते हैं। एक स्लिट मीन्स क्या होता है, स्मॉल होल।
इस स्मॉल होल से ये पार्टिकल निकल जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन में ध्यान देना होता है कि एग्जिट पोर्ट एग्जैक्टली उसी प्लेस पे बने जहाँ से ये पार्टिकल निकल सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो वो मेजरमेंट के थ्रू होता है, ऐसा सच नहीं है कि कहीं भी बना देंगे। एग्जिट पोर्ट एक पॉइंट पर बना हुआ होता है जिसे हम स्लिट कहते हैं। स्मॉल स्लिट का मतलब है एक स्मॉल होल, ठीक है। तो यंग्स एक्सपेरिमेंट में स्मॉल होल्स आप पढ़ोगे, स्लिट जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर एक स्लिट होती है, जैसे आप स्लिट को इस तरीके से समझ सकते हो कि एक पेपर लिया और पेपर को एक ब्लेड से बीच में अगर कट कर दें तो उस कट को जो स्मॉल एक बाइसेक्शन हुआ उसे हम कहते हैं स्लिट, SLIT। तो यहाँ पर ये एग्जिट पोर्ट है जस्ट लाइक द स्लिट, क्योंकि आयनिक पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल बहुत स्मॉल साइज का है जो कि स्लिट से निकल सकता है, तो हमें मेटल में एक स्लिट बनानी होती है। गॉट इट। अब यहाँ पर देखो करते क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, ऑसिलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है और यहाँ पर इनिशियली इस पूरे सेटअप में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है। अब यहाँ पर अगर ये इवैक्यूएटेड नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब चार्ज पार्टिकल को हम इन डीज के बीच में रखेंगे तो चार्ज पार्टिकल पर एयर के पार्टिकल्स का भी फोर्स लगेगा। तो इस पूरे सेटअप को, इस पूरे विद ऑसिलेटर, इस पूरे सेटअप को हमने क्या करते हैं कि इवैक्यूएटेड वैक्यूम चैम्बर के अंदर रख देते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड का मीनिंग ही वैक्यूम होता है, इवैक्यूएटेड चैम्बर आप लिख सकते हो इसे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेटअप एक इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर होता है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई हो रही है। दैट मीन्स यहाँ जो मैंने हेडिंग डाली है ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। इससे पहले जब आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो क्या था, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड थी, ओके। जब आपने वेलोसिटी सेलेक्टर पढ़ा था मेरे लेक्चर नंबर 3 में, तो उसमें क्या था, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड थी, दोनों क्रॉस्ड थी। जिसको क्रॉस का मीनिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उसको हम कहते हैं क्रॉस्ड फील्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो तो ये क्रॉस फील्ड है। कैसे पता चल रहा है, जो डी है यहाँ पर ऑसिलेटर जब हमने लगाया तो इस डी के बीच में इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड है, दिस वन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो आउटवर्ड टू द बोर्ड है, डॉट बना हुआ है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है, फर्स्ट पोर्ट में है, तो फर्स्ट पोर्ट के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट डी से, दिस इज डी नंबर 1 एंड दिस इज डी नंबर 2, फर्स्ट डी से सेकेंड डी की साइड में है। लेकिन जब यहाँ पर पोलैरिटी चेंज होगी तो सेकेंड पोर्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा और वो फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में हो जाएगी। इसीलिए अभी ये तो अभी आपको शो करने के लिए बना दिया, अदरवाइज हमें फील्ड बनाने की बीच में ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये बार बार अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा होगा। सो नो नीड टू ड्रॉ हियर, डोंट ड्रॉ दिस इन बिटवीन द डीज, गॉट इट। अब ये जो डीज हैं इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, तो ये पूरा ओवरऑल सेटअप है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये अलॉन्ग विद द प्लेन ऑफ बोर्ड है, चाहे वो लेफ्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ्ट हो पोलैरिटी चेंज करने पर, और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड टू द बोर्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग विद द बोर्ड प्लेन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, एंड मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड टू द बोर्ड प्लेन। सो बोथ आर, दिस वन इज द केस, this one is magnetic field outward to the board plane and the pen direction indicate the electric field at phase polarity positive। तो ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बना रही है एंड दिस इज कॉल्ड क्रॉस्ड फील्ड, गॉट इट। अब हम ये कंस्ट्रक्शन पूरी कर चुके हैं, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वर्किंग पे। तो इसकी वर्किंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उस वर्किंग को आपको समझना होगा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से ही। तो सबसे पहले हम केसेस लेते हैं कि ये जो मेटलिक डी लिया है इसकी प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ, जो कंडक्टर होता है वो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, हाउ मच, 0। एक हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, रिमेंबर दिस पॉइंट। सो नंबर 1 पॉइंट टू रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड E is
0 inside these, ये पहला पॉइंट है, ठीक है, रिमेंबर दिस, यही पॉइंट यहाँ पर यूज हो रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है ऑसिलेटर चेंजेस इट्स पोलैरिटी। इट्स पोलैरिटी, अगर ये अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा। पहले फर्स्ट टू सेकंड अगर था तो हाफ टाइम इंटरवल के बाद, यहाँ मैंने आपको जो बताया था, हाफ टाइम इंटरवल के बाद सेकंड डी टू फर्स्ट डी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, फॉर फर्स्ट हाफ टाइम पीरियड इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम फर्स्ट डी to second D and vice versa, मीन्स कि पहले हाफ टाइम पीरियड में तो फर्स्ट टू सेकेंड थी, दूसरे टाइम हाफ टाइम पीरियड में सेकेंड टू फर्स्ट हो जाएगी, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्किंग के लिए जो यूज हो रहा है, ठीक है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर क्रॉस्ड, ये क्रॉस्ड मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये क्रॉस्ड है। तो इसको तो नोट डाउन कर लो, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यूज़ हो रही है। एक आपका जो प्रिंसिपल था वो नोट डाउन किया आपने, और इन 3 पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो, ओके, नोट कर लिया। नोट नहीं कर सकते तो आप इसे क्लिक कर लो, क्लिक करके पिक्चर आपके उसमें आ जाएगी। मैं अभी आपको 3 डायमेंशनल, अगर आपको ये 2 डायमेंशनल मैं तो एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में भी आता है तो मैं अपने वीडियो के साथ में एक लिंक शेयर करूँगी, उस लिंक में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है साइक्लोट्रॉन का, यू कैन अंडरस्टैंड साइक्लोट्रॉन स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन फ्रॉम दैट लिंक टू, ओके। और बाकी थ्योरी आप यहाँ से समझो। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। तो ये 3 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसे रब करने जा रही हूँ क्योंकि कंस्ट्रक्शन अभी मैं रब नहीं कर सकती। अब देखो यहाँ पे वर्किंग की बात करते हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को लेते हुए सबसे पहले क्या हुआ कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को प्लस चार्ज पार्टिकल को, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, थोड़ा दूसरा पेन ले लेती हूँ मैं, कलर चेंज कर लेती हूँ। दिस वन इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इसको मैंने डीज के बीच में एग्जैक्टली प्लेस कर दिया, ऊपर से डाल दिया, ये इवैक्यूएटेड चैम्बर में रखा हुआ है, कहीं से हमने यहाँ पर ये इंसर्ट किया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा देखो, तो पोलैरिटी कहाँ से है, फर्स्ट इनिशियली पहला पोर्ट, फर्स्ट पोर्ट पॉजिटिव है और सेकंड पोर्ट नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के नेगेटिव टर्मिनल पे, यानी फर्स्ट डी से लेकर सेकंड डी तक है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस वन। नाउ अभी तो उसमें होगा क्या कि जो चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमने लिया हुआ है, दिस वन इज प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कहाँ मूव करता है, along with the electric field direction and the path adopted by it is parabola, ठीक है। तो ये पैराबोलिक पाथ अडॉप्ट करेगा। पैराबोला का पाथ आपने देखा था कुछ इस तरीके का, ऐसा होता है, ठीक है। आपने यहाँ पे ले लिया कि ये पैराबोलिक पाथ इस तरीके का अडॉप्ट करेगा, यहाँ तक जाएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं है बीच में, ये जो डीज के बीच में है मैग्नेटिक फील्ड नहीं है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हटा दी गई है, ठीक है। तो मीन्स क्या है कि ये जो डीज के बीच में जो थोड़ा सा भी स्पेस है, जो इवैक्यूएटेड स्पेस है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही अप्लाई हो रही है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने देखा था, ये जब इस तरीके का स्ट्रक्चर बना था तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पैराबोलिक पाथ अडॉप्ट करते हुए मूव करता है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में पैराबोलिक पाथ अडॉप्ट करता है। तो यहाँ पर ये पैराबोलिक पाथ इतना सा अडॉप्ट करेगा, गॉट इट। और जहाँ इसने इतना सा पाथ अडॉप्ट किया, ये चला जाएगा इस सेकेंड डी के अंदर। सेकेंड डी कैसा है, हॉलो है, ठीक है। अब हॉलो जो डी है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। मीन्स व्हाट कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 हो गई है, इफेक्टिव फील्ड सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बचती है, गॉट इट। अब मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड
और चार्ज पार्टिकल अंदर एंटर कर रहा है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर, F इज इक्वल टू QVB sin 90, दैट इज QVB होगा। तो फोर्स इस तरीके से अप्लाई हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड में जब परपेंडिकुलर आता है चार्ज पार्टिकल तो कैसा पाथ होता है, सर्कुलर। अब सर्कुलर पाथ तो यहाँ है नहीं, डी का स्ट्रक्चर तो सेमी सर्कुलर है, और अभी यहाँ पर हाफ टाइम इंटरवल चल रहा है, ये हाफ साइकिल कंप्लीट हुई है। तो इस हाफ साइकिल में ये जो चार्ज पार्टिकल यहाँ तक आया था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 0। नीचे बनाती हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 0 इसके अंदर, और यहाँ पर सिर्फ इफेक्टिव फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में एक सेमी सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करेगा। सेमी सर्किल ही होगा क्योंकि डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मैग्नेटिक फील्ड हाफ डी में ही आ रही है। डी स्ट्रक्चर इसीलिए लिया गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ डी स्ट्रक्चर। इस सेमी सर्किल पाथ अडॉप्ट कर रहा है। जितने टाइम में चार्ज पार्टिकल ने सेमी सर्कुलर पाथ अडॉप्ट किया, वैसे इसका फुल सर्किल क्या होना चाहिए था, वो कितने टाइम पीरियड में, टी, और टी इज इक्वल टू कितना था वो वहाँ पर, 2πm डिवाइडेड बाई QB, ये था टाइम पीरियड। तो फुल टाइम पीरियड तो इतना है, तो हाफ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, T हाफ, दैट इज इक्वल टू 2πm डिवाइडेड बाई 2QB। तो πm ओवर QB, ये हाफ टाइम पीरियड है, गॉट इट। अब ये इतने टाइम पीरियड में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, और इतने ही टाइम पीरियड में इस ऑसिलेटर ने अपनी पोलैरिटी चेंज कर ली। क्यों, ऑसिलेटर हाफ टाइम पीरियड के बाद अपनी पोलैरिटी चेंज कर दे रहा है। तो यहाँ पर पोलैरिटी, अब यहाँ हो जाएगी पोलैरिटी माइनस, और यहाँ पर हो जाएगी प्लस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। पहले क्या थी, फर्स्ट डी से सेकंड डी, अब पॉजिटिव से नेगेटिव यानी सेकंड डी टू फर्स्ट डी हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है और पैराबोलिक पाथ अडॉप्ट करता है। तो ये पैराबोलिक पाथ अडॉप्ट करेगा, और यहाँ से ये थोड़ा सा आगे अपने सर्कुलर पाथ की जो भी रेडियस थी, दिस वन इज द रेडियस R, जो भी रेडियस थी उससे थोड़ा सा पैराबोलिक पाथ अडॉप्ट करते हुए बाहर आएगा। ये बाहर आ गया, और बाहर आकर के इसने पैराबोलिक पाथ अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो दिस वन इज अ पाथ, और रेडियस यहाँ पर अगर सेमी सर्किल की रेडियस निकालनी है तो वो रेडियस कितनी होनी चाहिए थी, R इज इक्वल टू mv ओवर QB, जो आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ी थी, सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन माय लेक्चर नंबर 3। सो यहाँ पर आगे चार्ज पार्टिकल, अब यहाँ पर आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, जैसे ही अंदर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो 0 है, 0 होने पर मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टिव होगी, और मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पर ये अपना सेमी सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अब देखो पहले से रेडियस बढ़ गई, दिस वन, क्योंकि ये जो पैराबोलिक पाथ अडॉप्ट करके आया इसने इसकी रेडियस को इंक्रीज करा दिया। R चेंज हो चुकी है, R डैश कर लूँ, ठीक है। अब जो चेंज रेडियस हुई है उस रेडियस के बेसिस पर यहाँ पर देखो R इज इक्वल टू mv ओवर QB, मास सेम रहेगा, चार्ज भी सेम रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो क्या इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल यहाँ पर इंक्रीज हो जा रही है जब इसने ग्रेटर रेडियस का पाथ अडॉप्ट किया। अब जैसे ही ये अपने इस रेडियस को कंप्लीट करते हुए डी से बाहर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से अपनी पोलैरिटी ऑसिलेटर ने चेंज कर दी। ये नेगेटिव साइकिल थी, इसके बाद आ गई इन द सेकंड पॉजिटिव। तो फर्स्ट डी था वो पॉजिटिव हो गया, सेकंड डी नेगेटिव हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिर से चेंज, अब इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट टू सेकंड हो गई फिर से। तो ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पैराबोलिक पाथ अडॉप्ट करते हुए बाहर आएगा, ओके। पैराबोलिक पाथ अडॉप्ट करते हुए बाहर आएगा, फिर ये सेमी सर्कुलर पाथ, और इस तरीके से ये पाथ अडॉप्ट करते करते सेमी सर्किल और पैराबोलिक पाथ अडॉप्ट करते हुए कहाँ बाहर निकलेगा, एक्सिट पोर्ट पे। तो यहाँ पर हर हाफ टाइम इंटरवल में डीज के बीच की पोलैरिटी चेंज हो जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पाथ होता है, ये जो इस तरीके का पाथ बन रहा है, दिस इज कॉल्ड स्पाइरल पाथ, दिस इज स्पाइरल पाथ या स्पाइरल मोशन। और ये स्पाइरल मोशन की क्वालिटी ये है कि हर एक सेमी सर्किल के बाद इस चार्ज पार्टिकल की रेडियस डी के अंदर बढ़ जा रही है, ठीक है। तो जब डी के अंदर बढ़ जा रही, डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, रिमेंबर दिस थिंग, बढ़ जा रही है रेडियस, तो रेडियस के बढ़ने से स्पीड बढ़ जा रही है, और स्पीड के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है। जबकि फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी यानी टाइम पीरियड यहाँ पर सेम है, इसलिए फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अच्छा, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है वो किससे मैच कर रही है, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से। ऑसिलेटर में साइन वेव्स बन रही है, तो इसलिए ऑसिलेटर की भी अपनी फ्रीक्वेंसी है जिसको हम न्यू
या एफ से भी डिफाइन कर सकते थे, न्यू ऑसिलेटर लिख देते, ओएस मैंने लिख दिया। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, या इसे हम अप्लाइड फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, जो फ्रीक्वेंसी इस साइक्लोट्रॉन में अप्लाई हो रही है, ठीक है। सो दिस वन इज अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, इसको या तो न्यू ओएस लिखो या न्यू अप्लाइड लिखो, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। और अंदर जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है सेमी सर्कुलर पाथ में, उसके बेसिस पे जो टाइम पीरियड है टी हाफ, उसके बेसिस पे जो फ्रीक्वेंसी है, यानी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/t हाफ, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है। सो दिस वन इज कोरस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, न्यू सी फॉर साइक्लोट्रॉन हियर। तो जो स्ट्रक्चर और सेटअप ऐसा किया जाता है कि अप्लाइड फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी से मैच करे, ठीक है, दोनों ही। अगर ये सेटअप नहीं किया जाएगा इस तरीके का, तो अप्लाइड फील्ड वेरी कर जाएगी और ये स्पाइरल पाथ नहीं हो पाएगा। जितनी देर में ये सेमी सर्कल कंप्लीट करके आता है बाहर, वी के बाहर, उतनी देर में इस ऑसिलेटर को अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेनी होती है। तो ये एक मैचिंग है, और इस मैचिंग को, इस कंडीशन को, इस मैचिंग को हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। दैट मीन्स द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ये सिचुएशन, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, दैट न्यू अप्लाइड that is equal to nu c, and this situation is called resonance situation. तो रेजोनेंस कंडीशन या रेजोनेंस सिचुएशन तो फुलफिल होनी चाहिए यहाँ पर, अदरवाइज ये डी का स्ट्रक्चर जो आपका स्पाइरल पाथ है चार्ज पार्टिकल का, वो भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये रेजोनेंस कंडीशन तो ये कंप्लीट फुलफिल होनी है यहाँ पर। सो दिस वन इज द रेजोनेंस कंडीशन, एंड due to this resonance condition only the charged particle are gaining the spiral path. Got it? So this one is the spiral motion in cyclotron. और इस spiral motion में frequency same है, change नहीं हो रही है frequency, change क्या हो रही है? Due to increase in radius there is a change in speed only. तो ये जो speed change होगी, इससे हम निकाल सकते हैं kinetic energy. अब मैं इस diagram को रब कर रही हूँ. I hope this diagram and the working is clear to you. You can ask me if you have any confusion in my comment box, and I'm sure that you will gain the topic. आपको कोई queries की requirement ही नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है? Okay, so यहाँ पर new applied is equal to new c हो गया। अब हमें निकालनी है kinetic energy. So kinetic energy जो gain करेगा speed, और उसके basis पे जो इसकी energy increase होगी, वो कितनी होगी? half of mv square। और v की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ m, और v के प्लेस में ये फॉर्मूले से v की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है? QVR डिवाइडेड बाई m। सो पुट इट QVR डिवाइडेड बाई m दिस मच होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू निकाल लो, q स्क्वायर, v स्क्वायर, r स्क्वायर, यहाँ पे m है और यहाँ नीचे क्या आएगा? m स्क्वायर, तो एक m बचेगा और 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, एक तो चार्ज पार्टिकल पर, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड पर, एक उसके रेडियस पर, कितनी रेडियस के अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है, उसके बाद मास पर। तो आप ये देखो कि सिंपली हम इसे ये कह सकते हैं कि रेडियस तो चलो वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रही है कि हमने सेटअप का स्ट्रक्चर कैसा लिया है, सेटअप किस तरीके का मेजरमेंट करके लिया है साइक्लोट्रॉन का। बट यहाँ पे चार्ज और मास एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बी को भी हम सेटअप कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को भी इनिशियली। जो वेरिंग टर्म है वो क्या है? चार्ज एंड मास। तो अगर आप एक पॉजिट्रॉन ले रहे हो या आप एक अल्फा पार्टिकल ले रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक पॉजिट्रॉन है जिसका चार्ज देखो तो +1 ही 0, इसका मास होता है 0, ठीक है, उसमें मास नहीं है। यहाँ पर देखो मूविंग मास अलग होता है, रेस्ट मास अलग होता है, ये रेस्ट मास की बात होती है। रिमेंबर दिस थिंग, रिलेटिविटी थ्योरी। फिर से अभी मैं अगर इसकी डीप में चली जाऊँगी तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें निकल करके आएंगे। m मूविंग मास इज इक्वल टू m0/1 - v²/c², ये हो जाता है डब। तो ये रिलेटिविटी थ्योरी की बेसिस पर आ रहा होता है। यहाँ पर रेस्ट मास 0 है बट मूविंग मास है पार्टिकल का। तो पॉजिट्रॉन जब मूव करता है तो उसका मास वेरी करता है, ओके। उसके बाद अगर आप अल्फा पार्टिकल ले रहे हो तो कितना होता है? 2He4, मास इसका कितना है? 4 टाइम्स, और यहाँ पर चार्ज कितना है? 2।
तो आप देख लो कि चार्ज और मास के बेसिस पर जब हम पार्टिकल को इंसर्ट कराते हैं तो पार्टिकल के चार्ज और मास पर डिपेंड करता है कि वो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। बट ऑब्वियस है कि अगर पार्टिकल लाइटर है, मास कम है, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और पार्टिकल अगर हैवियर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। लाइटर पार्टिकल के लिए ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी, हैवियर पार्टिकल के लिए कम हो जाएगी। सो दिस इज़ ओवरऑल द साइक्लोट्रॉन प्रिंसिपल, structure, construction and working, and I hope each and every point is clear to you. You will not have any query, and that is all for today. And next time I will come with a very interesting topic, very applicable law, that is Biot-Savart law. And this law carries so many questions for board examination, for competitive examination. So many situational numericals are there from this Biot-Savart law. So you will enjoy it, you will grasp the knowledge. I'm very clear. Okay, so thank you for today. Bye bye.